अभी तक हम लोग देख चुके थे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मिडिल फैमिली कैसे आया, ठीक है, मिडिल ग्रुप कैसे आया। और साथ में ये भी देखे थे कि राजा जो लुई 16 थे उनके खजाना जो था, ट्रेजरी जो था, वो खाली हो चुका था। और किन किन कारणों से उनका खजाना खाली हुआ था उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जब खजाना खाली हो चुका था ट्रेजरी उनका, तो वो खजाने को भरने के लिए टैक्स बढ़ाने का काम शुरू किए, ठीक है। उन्होंने सोचा कि टैक्स को कैसे बढ़ाया जाए कि हमारा खजाना फिर से भर सके, ठीक है। तो यही खजाना भरने के कारण जो सोचे, यही उनका सबसे बड़ा विद्रोह का कारण बन गया, ठीक है। विद्रोह का कारण बन गया कि टैक्स बढ़ाया जाए। तो किस प्रकार से ये टैक्स बढ़ाने का काम हुआ उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि लुई 16 वांट्स टू इंक्रीज टैक्सेस, ठीक है। वो क्या चाहते थे कि लुई 16 को टैक्स बढ़ाए और उनका ट्रेजरी जो है वो भरे, फिर से भरे। तो उन्होंने क्या किया कि एक स्टेट जनरल का मीटिंग 5 मई 1789 को बुलाए, ठीक है। किसका? स्टेट जनरल का। लेकिन उनके साथ ये प्रॉब्लम था कि स्टेट जनरल का जो मीटिंग होता है वो उसमें सभी स्टेट के लोग आते थे, ठीक है। राजा थे तो टैक्स तो अपना मर्जी से बढ़ा सकते थे, राजा का पावर था। लेकिन फ्रांस में ऐसा नियम था कि राजा के हाथ में टैक्स बढ़ाना संभव नहीं था। वो अपने खुद से टैक्स को नहीं बढ़ा सकते थे जब तक तीनों स्टेट के लोग शामिल नहीं होते, मीटिंग नहीं होते हैं तब तक, ठीक है। हाँ, शुरू में जो भी टैक्स बढ़ता था वहाँ का रूल था कि जब तक तीनों स्टेट के लोग आके मीटिंग में नहीं आते हैं और सबकी सहमति नहीं बनता है वोटिंग सिस्टम से, तब तक टैक्स को नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो लिखे हैं, इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रीजन द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेज अकॉर्डिंग टू हिज अलोन। मतलब वो अकेला टैक्स को नहीं बढ़ा सकता था। सब इससे पहले 1614 में लास्ट मीटिंग हुआ था टैक्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है, 1614। और लगभग 100 साल हो गया फिर से मीटिंग 1789, 100 साल से ज़्यादा हो गया है ना। 150 साल के बाद फिर से टैक्स बढ़ाने के लिए इस पे मीटिंग रखा गया। इनमें स्टेट जनरल के लोगों को बुलाया गया। तो स्टेट जनरल के कौन कौन से लोग होते हैं? तो स्टेट जनरल का होता है, जो स्टेट जनरल वाज ए पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि जो तीनों स्टेज है ना, क्लर्जी का हो गया, नोबिलिटी का हो गया और पीजेंट वगैरह का जो हो गया थर्ड स्टेट, वो तीनों में से कुछ कुछ लोगों को रिप्रेजेंटेटिव करके भेजा जाता है। जैसे हम लोग का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम लोग को जो कुछ प्रॉब्लम होता है या हमारे क्षेत्र का कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने विधायक को या एमपी को, ठीक है, सांसद को बोलते हैं। तो वो क्या करता है, उस चीज़ को अपने जो सांसद भवन जो हुआ जहाँ पर उन लोग का मीटिंग चलता है, वो वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, अपने बात को रखते हैं, जनता के बात को, कि हम लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पे नहीं। तो वही चीज़ हुआ कि हर स्टेट से लोग आते थे और अपने अपने लोगों की बात को वहाँ पे रखते थे कि हमारे लोगों को इस तरह का तकलीफ़ है या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्या हुआ कि तीनों स्टेट से, फर्स्ट स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव आया, सेकेंड स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव आया और थर्ड स्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव आया। क्योंकि थर्ड स्टेट में जनसंख्या ज़्यादा था, पॉपुलेशन ज़्यादा था, इसलिए उन लोगों को 600 रिप्रेजेंटेटिव आया। और ये जो 600 रिप्रेजेंटेटिव आए थर्ड स्टेट के, वो अपने साथ लगभग 4000 पेपर लेके आए थे। माने डिमांड, लोगों का डिमांड 4000 पेपर्स, ठीक है, वो लोग लेके आए थे इस असेंबली में, ठीक है। अब असेंबली की कार्रवाई जब शुरू होता है, आगे बात जब बढ़ता है, सब लोग पहुंचते हैं, तो तब वहाँ के जो राजा थे ना,
वो लोग बोले कि जो भी हम जो हैं टैक्स बढ़ाना चाहते हैं, आप लोग की क्या राय है, ठीक है, आप लोग की क्या राय है, इस पे वोटिंग होना चाहिए। लेकिन वोटिंग सिस्टम राजा ने ऐसा कर दिया कि कभी भी थर्ड स्टेट नहीं जीत सकता था। उन्होंने क्या किया कि 300 रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सब मिला के सिर्फ एक वोट होगा, ठीक है, एक ही वोट होगा। सेकेंड के लिए भी 1 वोट और थर्ड स्टेट के लिए भी 1 वोट होगा, ठीक है। अब समझने वाली बात है, तो इस तरह से कभी जीत पाएगा टैक्स बढ़ाने के लिए या कोई बात के लिए जब बात होगा, तो ये दोनों तो एक साइड हो जाएगा, ये दोनों तो एक साइड हो जाएगा, तो 2 वोट तो इधर हो गया, ये अकेले हो गया ना, तो ये कभी भी जीत नहीं सकते थे, ठीक है। तो ये जो थर्ड स्टेट के जो 600 रिप्रेजेंटेटिव जो आए थे ना, वो वही लोग थे जो एजुकेटेड थे, जो जानकार थे, वो वही लोग आए उसमें, ठीक है, मीटिंग में। अब जब ये ऐसा सिस्टम रखे राजा ने, तो उन्होंने कहा कि हम इस सिस्टम को नहीं मानेंगे, ठीक है। उन्होंने डिमांड किया कि ये जो वोटिंग सिस्टम है वो 1 वोट 1 पर्सन होना चाहिए, यानी कि एक आदमी 1 वोट दो, यानी कि टोटल जो 300 600 और 600 यानी 1200 वोट पड़ना चाहिए, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग ऐसा बोला गया। उन्होंने डिमांड किया कि जो ये वोटिंग 1-1-1 का वोटिंग है वो हम इसको नहीं मानेंगे, ठीक है, इसको नहीं मानेंगे। आप हाँ, पर पर्सन 1 वोट को डिमांड करते हैं हम लोग। तब राजा ने इस बात को नकार दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तब थर्ड स्टेट जो थे वो वॉकआउट कर गए, ठीक है, थर्ड स्टेट कर गए, वॉकआउट कर गए, मतलब कि वहां से चले गए, बोले कि हम नहीं बात मानेंगे। क्यों मानेंगे? इससे ये तो होगा कि जब होगा तो हम ही हार जाएंगे, तो फिर हमको बुलाने से क्या फायदा आपको, है ना, जो करना कीजिए। तो तीनों, अब जब तक तीनों नहीं होते हैं शामिल, तब तक टैक्स बढ़ नहीं सकता, क्योंकि इनका रूल था, इनका पहले से रूल था। तो ये तो वॉकआउट कर गए, तो टैक्स तो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो ये लोग चले गए, ठीक है, ये लोग चले गए। वही लिखे किंग रिजेक्ट दिस प्रपोजल, द थर्ड स्टेट वॉकआउट, वो लोग चले गए वहां से। अब क्या होता है कि जब चले गए तो 20 जुलाई दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्साइल। वो लोग जब चले गए वहाँ से, ठीक है, बात नहीं बना सबके बीच में, तो वो लोग क्या किए कि 20 जुलाई को वर्साइल के जो ग्राउंड था उसमें टेनिस का एक हॉल था, इंडोर हॉल था, टेनिस इंडोर हॉल में खेला जाता है, ठीक है। तो उसी में वो लोग असेंबल हो गए, वहीं पर आ गए सब कुछ, ठीक है। और वहाँ पर एक पार्टी तरह का बना दिए, अपना पार्टी बना लिए, ठीक है, जिसको नेशनल असेंबली नाम से जाना गया, ठीक है। वो अपने आप को क्या बोलने लगे? नेशनल असेंबली। अब वो लोग कसम खा लिए, वहां बैठ के कसम खा लिए कि जब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को या हमारी बातों को सरकार नहीं मानती है, तब तक हम लोग यहां से जाएंगे नहीं, ठीक है, वहीं बैठे रहेंगे, जाएंगे नहीं, ठीक है। तो वो लोग वहीं बैठ के सभी कोई क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाने लगे कि क्या क्या हमको ज़रूरत है, किस तरह से फ्रांस का जो सत्ता है वो किस तरह से काम करना चाहिए। तो इन लोगों का मेन मोटिव था कि जो निचले तबके के लोग हैं उसको उठाना, और जो क्लर्जी है, नोबिलिटी है या राजा है, उनके पावर्स को कंट्रोल करना, इसके पावर्स को कंट्रोल करना, यानी कि सारे पावर उन्हीं लोग को नहीं मिलना चाहिए। जैसे क्लर्जी लोग के था कि टैक्स फ्री थे, नोबिलिटी टैक्स फ्री थे, है ना, टैक्स लेते थे, फिर उनके पास जो ज़मीन वगैरह था वो बहुत ज़्यादा था। तो इन लोगों ने ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने की कोशिश करने लगे कि राजा और ये सब लोगों का क्या हुआ कि पावर जो है वो कम करने की कोशिश किया गया, ठीक है, उसको लिमिट कर दिया गया कि आप इतना से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? ठीक। तो वो लोग यहीं पर बैठ के
अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना शुरू कर दिए। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है कि ये लोग कितना है 20 जुलाई को असेंबल्ड हुए और कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू किए, है ना, बनाना शुरू किए। ठीक है, लेकिन जब फर्स्ट क्लास में हम बताए थे कि जो रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था, जो पेरिस में जाके वर्साइल का कोर्ट ये उसका बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया था सब, है ना, फोर्ट को, तो वो टाइम कब था? 14 जुलाई था, 14 जुलाई था। ठीक है, और ये कब हुआ है? 20 जुलाई, यानी इससे 6 दिन पहले, 6 दिन पहले। ठीक है, यानी कि ये जो असेंबली बना, असेंबली जब काम कर रहा है, ठीक है, तो इससे पहले कुछ और घटनाएं हो रही थी फ्रांस में, इससे पहले और भी घटनाएं हो रही थी। तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हो रही थी कि इससे पहले वो घट रही थी और उसके कारण और ज़्यादा विद्रोह शुरू हो गया था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो देखिए उस समय क्या हुआ था कि सेम टाइम में लिखा है कि while the National Assembly was busy to Versailles drafting a constitution, the rest of France sit with turmoil। कहता है कि उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए वो असेंबली के लोग जो थे बिजी थे, ठीक है, नेशनल असेंबली के लोग जब बिजी थे, तो उसी टाइम और भी घटनाएं हमारे फ्रांस में चल रहा था, जिसमें पहला घटना ये होता है कि उस समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है कि क्रॉप्स जो है, जितने फसल है, वो बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, बर्बाद हो जाते हैं। अब जब फसल प्रोडक्शन कम हो गया, ठीक है, फसल कम हुआ तो क्या होगा? डिमांड तो उस समय ज़्यादा था ही, डिमांड तो कम नहीं था, और फसल क्या हो गया? बर्बाद हो गया। तो इसके जो रेट था, फूड्स का रेट, वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। ठीक है, एक एक ब्रेड रोटी लेने के लिए बहुत लंबा लंबा कतार लगा हुआ रहता, लाइन लगा हुआ रहता था। ठीक है, जिसमें कभी मिलता कभी नहीं मिलता। इसी कारण क्या हो जाता था कि किसी किसी दुकान के बाहर बहुत ज़्यादा लंबा लाइन है, तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे लोग, भूख बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, तो वही दुकान में घुस के तोड़फोड़ भी वो लोग करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि खाना नहीं मिल रहा था ना, एकदम इस तरह के क्राइसिस हो गया था। तो जब खाना, कपड़ा, जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जब हमको नहीं मिल पाता है, उसके लिए हमको लड़ना पड़ रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो इसी क्राइसिस को तो बताए थे सब्सिस्टेंस क्राइसिस, है ना। यानी कि फ्रांस में उस समय सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो चुका था। ठीक है, यानी कि रोटी के लिए भी लोग लंबे लंबे कतार में लगे रहते थे, दिन भर सुबह से लाइन में लगे रहते थे। और यही कारण होता है कि कभी कहीं ज़्यादा भीड़ होता है और कभी इंसान है ना जी, हम लोग रुकने का नाम नहीं लेते हैं कि इतना देर हो रहा है, जल्दी करो, ये करो। उसी में क्या होता है? लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, लड़ाई झगड़े, दुकान को ही उस समय फिर लूटने लगे लोग, दुकान को लूटने लगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो दुकान को लूटना हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए, तो ये सब चीज़ों को रोकने के लिए ही राजा ने ट्रूप्स को, सैनिक को जो थे, वो बोले थे कि जाओ पेरिस में, वहाँ के सिचुएशन को संभाला जाए। अभी ऑर्डर नहीं दिए, तुम लोग सिर्फ अभी जाओ। अब याद करो कि यही बात, यानी कि हम लोग जो पहला क्लास में देखे थे, वहाँ पर ये बात पहुँच रहा है। उस समय भी बताए थे कि राजा ने ऑर्डर दिया था कि तुम पेरिस में जाओ, वहाँ रुको, लेकिन वहाँ के लोगों ने ये समझ लिया कि हमको मार के भगाने। तो वो लोग को क्यों समझ में आया? अब पता चला कि वो लोग क्यों डर गए थे कि हमको राजा मारने आ रहा है, क्योंकि वो लोग दंगे करने लगे थे, रोटी के लिए, कपड़े के लिए, रहने के लिए वो लोग तोड़फोड़ करने लगे थे। समझ में आया? ये बात थी उस समय के दंगा जो हुआ था, आउटब्रेक हुआ था। ठीक है, जो आउटब्रेक हुआ था, समझ में आया? तो पहला कारण तो ये हो गया कि पूरे देश में क्राइसिस फैल चुका था, खाने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके कारण और र्यूमर्स फैल गया कि हाँ, जो राजा है वो सैनिक भेज रहा है मारने के लिए, दंगा रोकने के लिए, जिसके कारण फोर्ट वगैरह का सब तोड़ फोड़, राजा के जो टैक्स वाला कानून था, एक और जो टैक्स बढ़ाने वाला बात था, उससे भी लोग नाखुश थे, है ना, जिसके कारण नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था, है ना। तो ये सब कारण थे। दूसरा कारण ये था कि
एक और रूमर्स फैल गया था, गांव से गांव में रूमर्स फैल गया था। तो उस समय क्या था, फ्यूडल सिस्टम था, ठीक है। तो फ्यूडल सिस्टम में क्या था कि जो खेत है वो लीज पर लेके लोग किसान काम करते थे। अब उस समय ये रूमर्स फैल गया कि जो नोबिलिटी के लोग हैं, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं कि हायर कर रहे हैं आदमी लोग को, ठीक है, यानी कि एक तरह से गुंडे लोग को, जो हमारे फसलों को बर्बाद कर देंगे। ऐसा रूमर्स फैल गया, ठीक है। गांव में ये फैल गया कि जो खेत बाड़ी जो लिए हुए जो जमींदार लोग हैं, जिनका जो नोबिलिटी हो गया, वो लोग क्या कर रहे हैं कि लोगों को भेज रहे हैं, ठीक है। क्लर्जी तो नोबिलिटी भी थे ना, क्लर्जी के साथ साथ नोबिलिटी भी थे, ठीक है। क्लर्जी के पास जमीन था, नोबिलिटी के पास जमीन था, तो वो लोग फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो था वो काम कर रहे थे, लीज पे जमीन लेके काम खेती बाड़ी कर रहे थे। तो वो लोगों के बीच में रूमर फैल गया कि हमारे फसल को बर्बाद करने के लिए भाड़े के लोग लाए जा रहे हैं, ठीक है। यही चीज लिखो, देखो, द कंट्री साइड रूमर स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट लॉर्ड्स ऑफ द मैनर यानी जो मालिक है, जो खेत बाड़ी या गाय वगैरह जो भी रखे हुए, जो बड़े आदमी जिनका हम काम कर रहे हैं, वो हैड हायर ऑफ ब्रिगेंड्स, ठीक है, लोगों को जो जिस तरह एक मतलब मान लेते हैं गुंडे के टाइप का, उसको हायर कर रहे हैं, who were on their way to destroy the ripe crops, जो पके हुए फसल हैं उसको क्या करेंगे, बर्बाद करने के लिए हायर करें। ये रूमर्स फैल गया, ठीक है, ये रूमर्स फैल गया। अब जब रूमर्स फैल गया तो किसान है ना जी, अपने फसल को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि वो लोग जब हम पे हमला करें, क्यों ना हम पहले उस पर हमला कर दें, ऐसा सोच लिया। मतलब सब अपने आप सोचने लगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है, ऐसा ऐसा चीज़ें काम हो रहा है, ठीक है। तो किसान लोग ने क्या किया कि उन्हीं लोग पर हमला शुरू कर दिया, उनके हाँ उल्टा करने लगा। वो लोग सिर्फ किया कुछ नहीं था, लेकिन ये लोग के रूमर्स फैल गया, जिसके कारण ये लोग डर गए, ठीक है, डर गए कि हमारा फसल बर्बाद हो जाएगा, कैसे जिएंगे, ऐसे ही क्राइसिस चल रहा है ना, ऐसे क्राइसिस चल रहा है, तो किस तरह से जिएंगे। तो वो लोग क्या किए कि वो लोग ही उस पर नोबिलिटी लोग जो हैं उन पे हमला शुरू कर दिए। तो देखो वही लिखे कि कॉट इन फ्रेज ऑफ फेयर, डर के मारे वो लोग क्या करने लगे, पीजेंट इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज्ड होज एंड पिचफोर्क द अटैक द चितॉक्स, ठीक है। वो लोग क्या किए कि डर के मारे जो डिस्ट्रिक्ट है, अपना क्षेत्र है, उसमें क्या किए कि वो लोग अटैक करना शुरू कर दिए। चेटॉक्स, तो चेटॉक्स क्या होता है कि मवेशियों का घर वगैरह जो नोबिलिटी के अंडर में या फिर सरकार के अंदर में, गवर्नमेंट के अंदर में था, उन लोगों पर हमला करना शुरू कर दिए, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ नॉवेल्स फ्लिट फ्रॉम देयर होम्स, ठीक है। डर के, अब इंसान को डर है ना जी, अपना जान के सोचने वाली बात है कि वहाँ पर नोबिलिटी और क्लर्जी लोग बहुत कम थे, है ना, सबसे ज़्यादा थर्ड स्टेट वालों को लोगों का था, और इसमें भी किसान लोग, और वही उग्र हो गए थे, है ना। तो वहाँ जो लोग रह रहे थे, नोबिलिटी लोग जो थे, नोबिलिटी वाले, वो लोग क्या किए कि अपना अपना घर छोड़ के भागना शुरू कर दिए, क्योंकि उसको डर था कि इन लोग के रूमर्स फैल गया है, अब ना बोलेंगे भी कि हम नहीं किए हैं तब वो नहीं मानेगा, तब पर भी नहीं मानेगा। इसीलिए वो लोग अपने जान बचाने के लिए अपना घर छोड़ के भागने लगे। कुछ लोग तो देश ही छोड़ दिए, हाँ, दूसरे कंट्री में चला गया, देश ही छोड़ दिए, ठीक है। ऐसा सिचुएशन हो गया, मतलब कि हर जगह देखो तो लड़ाई झगड़े दंगे वगैरह पूरे देश में फैल गया, पूरे देश में ये बात फैल गया, ठीक है। अब जो बात हुआ, अब ये सब चीज़ें राजा के कानों में पड़ रहा था कि ऐसा हो रहा है, यहाँ झगड़े, रोटी के लिए झगड़ा हो रहा है, क्राइसिस हो गया है, पीजेंट जो किसान लोग हैं वो लोग उग्र हो गए हैं। तब राजा को ऐसा लगा कि लगता है कि अब हमको बात माननी पड़ेगी। तब
वो जो था कि रिकॉग्नाइज किया कि नहीं, ठीक है, जो थर्ड स्टेट वाले जो नेशनल असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है, हम उस बात को मानते हैं, हम उस बात को मानते हैं। यानी कि राजा जो था वो राजी हो गया कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो थर्ड स्टेट वाले जो बनाए हैं कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम मानेंगे। क्योंकि उसे भी डर था ना कि हमारा जो भी हम हैं उसको भी, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है, इनकी संख्या ज़्यादा है। और दूसरी बात है कि इसमें पढ़े लिखे लोग भी आ गए हैं, पढ़े लिखे लोग भी आ गए हैं, तो वो सब चीज़ जानते हैं कि क्या कैसे काम होता है ना। तो राजा भी इस बात से डर गया कि अब अगर हम नहीं मानेंगे तो ये लोग और उग्र हो जाएंगे और ज़्यादा तोड़फोड़ करेंगे, हाँ हमको भी मार सकते हैं, है ना। एग्रेसिव हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो राजा इस बात को मानने के लिए तैयार हो गया। तो वही लिखा, लुईस 16 फाइनली अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज टू द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्ट द प्रिंसिपल दैट हिज पावर वुड फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जो थे असेंबली, नेशनल असेंबली वाले लोग, वो तो इस तरह से बनाए ही थे कि राजा के पावर को कम करना, लिमिट करना, ठीक है। तो राजा लुईस 16 जो थे वो जान कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, है ना। वो मजबूरी में उनको इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस नियम को मानना पड़ा, अपना पावर को कम करते हुए, है ना। अपने पावर को कम करते हुए उन्होंने लुईस 16 जो थे वो उस नेशनल असेंबली के लॉ को मानने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, 4 अगस्त 1789 को उन्होंने इसको पास कर दिया। हाँ, रात में कॉन्स्टिट्यूशन को राजा ने पास कर दिया, ठीक। अब जब पास हो गया तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि राजा का सबसे पहला तो उसका जो पावर था लिमिट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अब जो पावर, मेन पावर जो था वो किसके पास आ गया? थर्ड स्टेट वाले को लोग के पास, यानी कि नेशनल असेंबली के पास मेन पावर आ गया, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, है ना। अब जब उनके पास पावर आ गया, ठीक है, तो वो लोग जो थे, वो जो क्लर्जी लोग या नोबिलिटी लोग थे, वो लोग को अब प्रेशर डालने लगे, यानी या कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से बनाया ही गया था, नियम बनाया ही गया था कि राजा के साथ साथ नोबिलिटी और क्लर्जी के लोगों को जो और बाय बर्थ जो प्रिविलेज मिल रहा था, है ना, जन्म से भी जो प्रिविलेज मिल रहा था, उसको छोड़ने के लिए मजबूर करने लगे, है ना, कि आपको ये चीज सुविधाएं नहीं मिलेगी। क्यों मिलेगी? है ना, बाय बर्थ नहीं मिलेगा। अगर आपके पास एबिलिटी है, सक्षम है, तो आपको ये पावर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर क्लर्जी और नोबिलिटी लोगों को ये प्रेशर बनाने लगे कि आप अपना ये चीज़ें छोड़ें, ठीक है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीक़े से लागू हो गया तो जो टैक्सेस था, टैक्सेस था, उसको क्या किया कि ख़त्म कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और उसमें और जोड़ा गया कि जो ये टैक्स है वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट वाले लोगों पे नहीं लगेगा, सभी तीनों पर लगेगा, है ना। ये कंट्रीब्यूट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया, ठीक है। और भी था कि चर्च के नाम पर जितने खेत बाड़ी तुम आपने रखा है ना, ठीक है, जो कब्जा करके रखे हुए हैं, वो भी आप छोड़ेंगे, है ना। और वो जमीन को किसानों में जिसके पास जमीन नहीं था, उसको क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। समझ में आ रहा है? तो फाइनली लुईस 16 ने असेंबली के, नेशनल असेंबली की बात मानी और राजा अपना पावर को लिमिट करते हुए इसको 4 अगस्त 1789 को पास किया कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी के आधार पर क्लर्जी और नोबिलिटी के पावर को भी घटा दिया गया। उनके पास जो बाय बर्थ प्रिविलेज था, और भी तरह का प्रिविलेज था, टैक्स नहीं देना, ना देना, ये से सारे प्रिविलेज था, उसको ख़त्म किया गया। और जो भी ज़मीन वगैरह एक्स्ट्रा रखे हुए थे लोग, उसको क्या किया कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जिनके पास ज़मीन नहीं था, जिस पीजेंट के पास, जिस किसान के पास, उनको ये ज़मीन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ठीक है। इस तरह से
जो हमारा रिवॉल्यूशन था वो 1789 से शुरू हुआ, लेकिन बात यहीं तक नहीं रहती है, ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि और इसके कौन कौन सी बातें हुई। अब जो है हमारे फ्रांस में, जो फ्रांस था उसमें कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद फ्रांस कैसे काम किया, है ना, किस तरह से आगे बढ़ा फ्रांस, उसके बारे में जानकारी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और ध्यान रखना है कि ये जो नेशनल असेंबली पार्टी बना, जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, वो भी आगे चल के किस तरह से फ्रांस को आगे बढ़ाता है और क्या उनके साथ भी होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है।